नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर स्वर्णिम यात्रा को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का नाम दिया है। इसे ऐतिहासिक 8 साल मानते हुए जिला भाजपा कार्यालय धमतरी में प्रेस वार्ता ली गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी चौधरी ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने को सफलतापूर्वक बताते हुए कहा कि 8 वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय 79,000 रुपए सालाना थी, जो अब 1.5 लाख रुपए हो गया है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या भी पिछले 8 साल में 12 लाख से अधिक हो गई है। 8 साल में लगभग 170 मेडिकल कॉलेज बने हैं। 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण भी हुआ, जबकि आज़ादी के 14 साल तक देश में केवल 7 एम्स थे। उसमें से 6 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बने थे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल शानदार 8 साल के कार्य पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से यह यात्रा स्वर्णिम यात्रा रही। इसे छोटे शब्दों में यदि कहा जाए तो यह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का यह वर्ष रहा है। जब भी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं बनी, सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर ज़मीनी स्तर तक इन योजनाओं को पहुंचाया गया और वास्तविक रूप से लोगों ने स्वयं कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा की केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली यह सरकार है। आपने लगातार देखा कि मातृभूमि को प्रथम पंक्ति में रखकर और राष्ट्र निर्माण के भाव और राष्ट्र सेवा के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। संकल्प से सिद्धि तक और फिर से राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नई यात्रा तय हुई है। नए युग का परिवर्तन हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले 25 सालों में जो देश का नया स्वरूप रहेगा, उस क्षेत्र में काम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा और लोगों ने इसकी कल्पना भी प्रारंभ कर दी है। पहले जो 2014 से पहले का जो समय रहता था, जितनी योजनाएं बनती थी वो योजनाएं केवल कागज़ पर बनती थी और कागज़ पर ही लागू होती थी और कागज़ पर ही सिमट कर रह जाती थी। और आपने देखा कि वास्तव में 2014 से पहले लोगों ने सोचा कि जो ये समस्याएं हैं वो नियमित रहेंगी और समस्याओं को ही उन्होंने नीति मान लिया और लोगों के मन में यह विचार था कि यदि समस्याएं रहेंगी तो शायद देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी धरतीपुत्र बनकर सामने आए और उन्होंने समस्याओं का शांतिपूर्ण स्थायी जो उपाय निकाला है। निश्चित रूप से भारत एक नए विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और आज की जो प्रेस वार्ता है, आपने अभी 2 दिन पहले जो देखा, 3 दिन पहले अभी जो PM केयर चिल्ड्रंस योजना की शुरुआत हुई, जिसमें कोविड जैसे संक्रमण जब पूरा विश्व परेशान था, पूरा विश्व थम सा गया था, उस समय भारत देश न झुका है न रुका है और केवल 9 महीने में दो टीके का निर्माण कर लोगों को मुफ्त में जो वैक्सीनेशन किया गया है, ये देश सेवा के भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। लोगों को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है और निरंतर यह अनाज मिल रहा है और आने वाले सितंबर-अक्टूबर माह तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है ताकि गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। गरीब कल्याण का भाव जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अंतिम छोर के हर व्यक्ति तक हर योजनाएं पहुंचनी चाहिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है। निश्चित तौर पर उसे लेकर, उस विज़न से हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आगे का विषय लेने के लिए मैं सम्माननीय ओपी चौधरी जी को आमंत्रित करती के रूप में 8 वर्ष का जो उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है, उसी के संदर्भ में जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि विधायक महोदया ने कहा कि इन 8 वर्षों को हम संक्षिप्त रूप से परिभाषित करना चाहें तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आज देश में तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं हो रही है। दंगा मुक्त भारत को बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और गवर्नेंस को अपनी प्राथमिकता पर लेकर के मोदी जी की सरकार आगे बढ़ रही है। हर जगह किसी प्रकार के एनार्की को, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने की पूरी पुरजोर कोशिश की गई और उस पर सफलता बड़ी स्तर पर प्राप्त की गई। मोदी जी जिन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसका जो बैकग्राउंड था वो पूरा घोटालों और भ्रष्टाचार का बैकग्राउंड था। 2G, 3G, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोलगेट घोटाला, तो इस तरह के घोटालों की पूरी बारात निकल रही थी पूरे देश में। उन परिस्थितियों में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। न केवल उन्होंने विश्वास किया बल्कि 1984 के बाद 3 दशकों बाद, 30 सालों बाद मोदी जी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बना करके इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया और कार्य करने का एक मजबूत नेतृत्व के साथ मौका प्रदान किया। और अदरवाइज़ 30 सालों का जो दौर था भारत का, गठबंधन सरकारों का दौर चलता रहा, उससे मुक्ति दिलाई भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर। और उन्होंने अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में इस देश में स्थापित किया है। उन्होंने अपना 24 घंटा, अपना 100% एनर्जी, 100% टाइम इस देश के विकास के लिए लगाया है और सुशासन के साथ साथ गरीब कल्याण उनका मूल ध्येय रहा है। गरीब कल्याण की दृष्टि से हम चर्चा करना चाहें तो देश के 80 करोड़ गरीब जनता को उन्होंने, जब कोविड की महामारी का दौर आया तो उन्होंने 5 किलो अतिरिक्त राशन प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया। दुर्भाग्य की बात रही कि हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गरीबों के इस चावल को भी डाका डाल गई और राशन कार्ड में जो 55 किलो प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त चावल दिया जाना था वह भी गोलमाल कर गई, वह भी खा गई। मोदी जी जबकि पूरे देश के गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देते रहे। मोदी जी ने छत की चिंता की। 2022 तक स्पष्ट रूप से उनका संकल्प है कि प्रत्येक गरीब का घर का जो छत है वो पक्का होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने संकल्प लेकर काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टेट शेयर है उसको रोक दिया है। 60% इसमें सेंट्रल से मिलता है, 40% स्टेट को देना होता है, 60% पूरी तरह से मोदी जी की सरकार भेज रही है। लेकिन 40% पैसा ना देने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीबों का घर का जो अधिकार है उसको छीनने का काम पंजा छाप की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इन 8 वर्षों की हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। लोगों के जीवन पर दिखते ही हैं, लेकिन कई स्टडीज़ के जो आंकड़े वो भी हम रखना चाहेंगे कि प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हुई है। 2014 में 79,000 रुपये सालाना था, अब 1.5 लाख रुपये हो चुका है। विदेशी मुद्रा का भंडार, एक समय आप सब लोग जानते हैं कि का लाइसेंस, कोटा, परमिट राज था। इकॉनमी को चलाने की उनकी जो तौर तरीके थे उसके कारण देश की इकॉनमी लगातार कमज़ोर होती गई थी और कोटा परमिट राज ने इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमज़ोर करके रख दिया था। और राजीव जी के जो कार्यकाल था, राजीव गांधी जी का 1984 से 1989 का, उस समय देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी। और उसी बैकग्राउंड में जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी, फिर बाद में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी थी, वो लगातार हम रसातल की ओर जाते गए थे। और एक स्थिति 1991 में ये उत्पन्न हुई थी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और उसके कारण से देश के रिजर्व बैंक के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के 8 वर्षों की जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं उनके कारण देश का विदेशी मुद्रा का भंडार 300 अरब डॉलर से बढ़कर 600 अरब डॉलर 2 गुना हो गया है। भारत के इतिहास में कभी भी इस पीक पॉइंट पर विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं रहा है। प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो 6,37,000 से 70 साल में देश में बने थे, जबकि केवल 8 वर्षों में, मोदी जी के 8 वर्षों में 6,53,00,000 प्राइमरी स्कूल बने हैं। 10 दशकों से अधिक समय तक राज किया उन्होंने इस देश पर। देश के लिए केवल एक एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 1956 में एकमात्र स्थापित किया गया था। उसको अटल जी की सरकार ने 6 बढ़ाया था, 1 से बढ़ाकर 6 बढ़ाते हुए 7 किया था, 1 से बढ़ाकर उसको 7 किया था, जिसमें हमारे रायपुर के एम्स की भी सौगात अटल जी ने दी थी। मोदी जी ने 8 वर्षों में 15 नए एम्स का और निर्माण किया है। तो आज हमारे देश में एम्स की संख्या हम देखें तो 22 हो गई है।
कांग्रेस को 5 दशकों से अधिक का समय मिला था। इसमें एम्स 1 बना था और वाजपेयी जी के वर्षों को और मोदी जी के वर्षों को मिलाने तो बड़ी मुश्किल से 14-15 साल का समय होता है। इन 14-15 सालों के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 21 नए एम्स बनाए, उसमें 15 नए एम्स पिछले 8 वर्षों में निर्मित हुए हैं। डॉक्टरों की संख्या पिछले 8 वर्षों में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ी है और 8 साल में लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण मार्ग प्रशस्त हुआ है। 8 सालों में सड़क नेटवर्क के मामले में मोदी जी की सरकार ने 3,25,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है और हम छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि जो स्टेट हाईवेज हैं उनकी दशा बहुत खराब है, वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार अच्छे तरीके से बनते जा रहे हैं। हमारे रायगढ़ क्षेत्र में देखेंगे तो एक तरफ चमचमाती हुई मोदी जी की सड़क रहती है और दूसरी ओर 2-2 फीट 3-3 फीट 4-4 फीट के गड्ढे वाली भूपेश बघेल वाली सड़क रहती है। तो इस तरह की स्थिति पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के मामलों में 5 सालों में 2 गुनी वृद्धि हुई है। मोदी जी का रियल सेंस में सम्मान इसलिए दिल से उत्पन्न होता है कि वो कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होते हैं बट इस देश के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सौर ऊर्जा के संदर्भ में, पवन ऊर्जा के संबंध में, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने गुजरात के कच्छ में रिन्यूएबल एनर्जी का एक पार्क अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका एरिया है 73 लाख हेक्टेयर। हम अहमदाबाद शहर के क्षेत्रफल से तुलना करें तो अहमदाबाद शहर जितना बड़ा है उसका 2.5 गुना एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। कि सोलर एनर्जी और पवन एनर्जी मिल करके 34,000 मेगावाट बिजली वहाँ प्रोडक्शन होगा और 1.5 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट मोदी जी कर रहे हैं। बहुत आसान था कि किसी को खुश करने के लिए 1.5 लाख करोड़ को खर्च किया जा सकता था, लेकिन 1.5 लाख करोड़ को मोदी जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगाया है ताकि आने वाले समय में देश की ऊर्जा ज़रूरतों को कम कर सकें, आयात निर्भरता को हम कम कर सकें। आज सारा डीजल, सारा पेट्रोल हमको बाहर से आयात करना पड़ता है, इन सब पर निर्भरता को हम घटा सकें। इस दिशा में मोदी जी आने वाले दशकों के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। नहीं, उसमें उनके तैयार रहने नहीं रहने का क्या प्रश्न है, वो तो केंद्र का अधिकार क्षेत्र का विषय है। इन्होंने बिल्कुल नहीं घटाया है, आप जैसे बात बोल रहे हैं, और मतलब वो जो केंद्र ने घटाया है उसी अनुपात में तत्काल राज्य को भी घटाना चाहिए था। मैंने एक पोस्ट भी किया था, उसको आपको शेयर कर। छत्तीसगढ़ को फायदा है, ये कैसे संदर्भों में वो चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, उसको सस्ता करना उनकी भी जिम्मेदारी है। महंगाई को लेकर बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, वो पूरा दोगलापन है इनका। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। डीजल के दाम मोदी जी ने 10 रुपये घटाए और पेट्रोल का दाम उन्होंने 5 रुपये घटाया, ठीक है। उसके एवज में भूपेश बघेल ने डीजल का दाम 1 रुपये 45 पैसा घटाया था और पेट्रोल का दाम लगभग 90 पैसा घटाया था। अभी मोदी जी ने जो फिर से निर्णय लिया है उसमें डीजल की कीमत को 7 रुपये घटाया गया है और पेट्रोल की कीमत को 9 रुपया 50 पैसा घटाया गया है। तो इस हिसाब से हम गणना करें तो डीजल के दाम कम से कम 15 रुपये 55 पैसा और पेट्रोल का दाम 13 रुपये 60 पैसा इनको घटाना चाहिए। मोदी जी ने जितना घटाया है उतना इनको भी घटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मोदी जी ने तो घटा दिया, मोदी जी के बराबर भी अगर घटाएं तो डीजल पे दोनों बार का मैं हिसाब कर रहा हूँ। पहले मोदी जी ने 10 रुपये डीजल पे घटाया, अभी 7 रुपये घटाया है, तो दोनों मिला के 17 रुपया होता है और 1 रुपये 45 पैसा मात्र इन्होंने घटाया है। तो इसलिए 15 रुपये 55 पैसा इनको घटाना चाहिए। और पहले मोदी जी ने 5 रुपये पेट्रोल पे घटाया था, अभी 9 रुपये 50 पैसा घटाया है, तो टोटल 14 रुपये 50 पैसा घटाया है। तो और इन्होंने केवल 90 पैसा घटाए हैं, तो 13 रुपये 60 पैसा ये हमारी मांग है। और ये अगर नहीं करते तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय करते। आपका भी दिल कौंध रहा होगा, हर छत्तीसगढ़िया का दिल कौंध रहा है। अभी मैं टीवी डिबेट में बैठा था IBC में 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से जो डिबेट कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय निर्णय है, इसलिए राष्ट्रीयता की जो बात की दृष्टि से जो उचित हैं उनको कहीं से भी लिया जा सकता है। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पूरे देश भर में, पूरे छत्तीसगढ़ में
एक छत्तीसगढ़िया इनको राष्ट्रीयता की बात करने वाला नहीं मिला, और इनको मिला कोई तो बिहार के एक माफिया की पत्नी मिली। तो ये इनको सबसे बड़ा राष्ट्रीयता वाला विचार वाला मानते हैं। ये कांग्रेस की सोच है। छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के नेतृत्व में किया। छत्तीसगढ़ का सही हित चिंतक कोई है तो भारतीय जनता पार्टी रही है। ये 5 दशकों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करते रहे, छत्तीसगढ़ राज्य तो नहीं बनाए थे। आज गेड़ी से या बोरेबासी से या भौरा से लोगों के भावनाओं को खींच करके लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल चरित्र चेहरा क्या है, राज्यसभा में जो इन्होंने जो काम किया है उससे सामने आ गया है। मैं तो बोलता हूँ भूपेश बघेल और उनकी सरकार कालनेमी है। इनके दिखाने का रूप अलग है और एक्चुअल रूप राक्षस वाला है, छत्तीसगढ़ियों को धोखा देने वाला। क्या आप मानते हैं कि 8 वर्षों के बाद अभी जो 9 वर्ष हो जाएंगे तो उसका बेनिफिट आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा छत्तीसगढ़ को, आपको भाजपा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर हम काम करते हैं। उसका आंशिक प्रभाव तो निश्चित रूप से हर चुनाव में जाकर मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ को लेकर के भी हमारी अलग रणनीति रहेगी और दोनों को मिला करके हम 1 + 1 = 11, 1 और 1 11 होते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ डबल इंजन की सरकार देने के लिए 2023 में उतरेंगे। देखिए, पहले तो कांग्रेस एक अलग तरह का विषय था, हमने रखा कि वो आज़ादी का मंच था। धीरे धीरे वो लोग ख़त्म होते गए। कांग्रेस तो डूबती जहाज है, तो उससे तो लोग भागेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी तो देश की उदीयमान और सबसे मजबूत पार्टी है और आज भारत देश की राजनीति भाजपा बनामन्य की है। तो इस बात की चिंता कि कौन कांग्रेस से आ जाएगा, इसके बारे में कांग्रेस वालों को चिंता करनी चाहिए। भाजपा की ट्रेन तो चल रही है, इसमें हर तरह से लोग आ रहे हैं और आते रहे भी। मोदी जी का एक मूल उद्देश्य रहा है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, उसको भी इन्होंने बिगाड़ कर रखा है। 33 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ में बिगाड़ दिया है। लेकिन केंद्र की सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है। गरीबों को 5 लाख हेल्थ कार्ड, 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड गरीबी निवारण की दृष्टि से मोदी जी ने प्रदान किया है। उसको भी बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया। यहाँ के गरीबों को नहीं मिल रहा है, पड़ोस के राज्यों में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं मिल रहा है। जो गरीबी की दर है वो 8 वर्षों में 22% से घटकर 10% तक हुई है और निश्चित रूप से किसी को 1.5 लाख का आवास मिलेगा, 5 लाख का हेल्थ कार्ड मिलेगा, किसी को लगातार इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो उसको गरीबी से मुक्ति मिलने में आसानी होगी और ये हुआ है। दूसरी ओर मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो विजनरी हैं, जिनके इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट भले ही नहीं होते हैं, लेकिन इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक कदम थे। इस दृष्टिकोण से मैं आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करना चाहूँगा। इसमें इतने बड़े बड़े स्टेप लिए गए हैं जिसका तत्कालिक राजनीतिक लाभ नहीं है, लेकिन ये मोदी जी का इस देश के प्रति कमिटमेंट है, ये ट्रू नेशनलिज्म है, ये सच्चा राष्ट्रवाद है कि वो देश आज से 10 साल 20 साल बाद किस अच्छी स्थिति में पहुंचेगा, उसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कदम उठाया है। और इस दृष्टिकोण से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने PLI स्कीम भारत देश में लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसी तरह का स्टेप दक्षिण कोरिया में 70 के दशक में लिया गया था। उन्होंने VGF स्कीम लाया था, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, और जो उस समय दुनिया भर में निर्यात के बाजार थे उसको उन्होंने पूरी तरह से कब्जा किया और अपने देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा इकट्ठे किए, निर्यात करके अपनी इकॉनमी को मजबूत किया और दक्षिण कोरिया देखते देखते एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन गया था। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।